गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विलयन के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विलयन को अवस्था के आधार पर कितने वर्गों में या कितनी श्रेणियों में लिखा जा सकता है। तो सामान्यतः हमारा ये मानना होता है कि जो विलयन होता है वो तरल होता है, फ्लूइड होता है, ऐसी अवस्था में जिसमें वो बह सकता है, जिसको यदि फैलाया जाए तो वो बहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। विलयन जो होता है वो ठोस अवस्था में भी प्राप्त होता है, द्रव अवस्था में भी प्राप्त होता है और गैस अवस्था में भी प्राप्त होता है। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। जैसे जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं एक समांगी मिश्रण होती हैं और इसीलिए इनको हम विलयन कह सकते हैं। तो ठोस विलयन के रूप में मिश्र धातुएं ली जा सकती हैं। मिश्र धातुएं आज के दौर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इनके उपकरण बनाए जा रहे हैं जिनमें मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मिश्र धातुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो मिश्र धातुएं होती हैं वो सामान्यतः धातुओं की तुलना में ज्यादा मजबूत होती हैं। इनकी दृढ़ता जो होती है वो अधिक होती है। इसके अलावा मिश्र धातुओं में एक विशेषता और होती है कि इनके गलनांक जो होते हैं वो भी उच्च होते हैं। आसानी से इनके आकार में विकृति नहीं आती है, इनकी टेढ़ापन वगैरह जो आ जाता है धातुओं में कोई चोट लगने पर या कोई टक्कर होने पर। जैसे कि जो कार या बाइक के जो पहिए होते हैं उनमें मिश्र धातुओं के व्हील के फ्रेम बनाए जाते हैं जिनके ऊपर टायर लगाए जाते हैं। तो वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर धातुओं के फ्रेम बनाए जाते तो वो बहुत आसानी से टेढ़े हो जाते हैं। थोड़ी सी ही टक्कर में या थोड़ा सा जो जर्क लगता है, झटका लगता है, तो वो आसानी से टेढ़े हो जाते थे। जबकि जब से एलॉय व्हील आए हैं, एलॉय को ही हिंदी में हम मिश्र धातु बोलते हैं, तो जब से मिश्र धातुओं के वो व्हील बन के आए हैं, व्हील के फ्रेम बन के आए हैं, तब से वो टूटते नहीं हैं, वो टेढ़े नहीं पड़ते हैं। तो मिश्र धातुएं होती हैं वो सामान्य धातुओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती हैं और ये एक विलयन के रूप में होती हैं, ये ठोस विलयन के रूप में होती हैं। जैसा कि हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था पीतल का। पीतल को हम जस्ता और कॉपर को मिलाकर के बनाते हैं। इसमें जस्ते का और कॉपर का दोनों का एक निश्चित अनुपात होता है। इसके बावजूद भी ये एक मिश्रण है और इसके घटकों को हम किसी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये बात रही आपकी ठोस विलयन की। बात करते हैं द्रव विलयन की। तो सामान्यतः हमारा मानना भी होता है कि जो विलयन होता है वो द्रव होता है। तो उसके लिए सबसे आसान है चीनी का या नमक का घोल या नींबू पानी, जो हम जनरली गर्मियों में पीना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो घोल होते हैं वो द्रव विलयन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम चीनी के घोल का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि चीनी के जो कण होते हैं वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं और फिर हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो चीनी का जो घोल है वो द्रव का विलयन हो गया। गैस विलयन में आपकी आ जाती है वायु यानी हवा। तो हमारे जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, इन गैसों का मिश्रण ही वायु होता है। तो वायु एक गैसीय विलयन है। अब हर विलयन में दो घटक महत्वपूर्ण होते हैं। वो दो घटक कौन कौन से हैं? तो वो दो घटक हैं विलेय और विलायक। हर विलयन में, चाहे वो ठोस विलयन हो, चाहे वो द्रव विलयन हो या वो गैस विलयन हो, किसी भी अवस्था में विलयन हो, उसके लिए दो घटक अनिवार्य हैं, विलेय और विलायक। विलेय से तात्पर्य होता है वो पदार्थ जिसे हम घोलते हैं या जिसका हम समावेशन करते हैं। किसमें समावेशन करते हैं? विलायक में। यानी जिस पदार्थ में घोला जाएगा, जिसमें समावेशन किया जाएगा, वो विलायक होगा और जिस पदार्थ का समावेशन होगा वो विलेय होगा। वैसे तो दोनों ही पदार्थों का एक दूसरे में समावेशन हो जाता है। जब उनका हम समांगी मिश्रण बनाते हैं
तो विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो विलायक पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, और जो विलायक पदार्थ के कण होते हैं वो विलेय पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समायोजित हो जाते हैं। तो समावेशन तो ये परस्पर होता है, लेकिन विलायक और विलेय को निर्धारित करने का जो सबसे आसान तरीका है या जो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, आधार है, वो ये है कि जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम सामान्यतः विलायक मानते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, अल्प होती है, उसे हम विलेय मानते हैं। तो जैसे मिश्र धातुओं की मैं बात करता हूं तो पीतल में जो जिंक होता है वो 30% होता है, और जो कॉपर होता है वो 70% होता है। तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा किसकी है? कॉपर की है, यानी तांबे की है। तो जो तांबा होगा वो पीतल की स्थिति में वो विलायक हो जाएगा, और विलयन जो होगा वो पीतल बन जाएगा, और इसमें विलेय जो होगा वो जस्ता होगा, जिंक होगा। एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जो विलेय पदार्थ हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विलायक एक ही होगा। जो सबसे बड़ा घटक होगा, सबसे ज्यादा मात्रा जिस पदार्थ की होगी वो विलायक होगा, बाकी बचे हुए सारे पदार्थ विलेय की श्रेणी में आएंगे। जैसे चीनी का घोल है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो चीनी के साथ हम नींबू भी डाल देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे नींबू वो भी विलेय हो जाएगा, चीनी वो भी विलेय हो जाएगी, और जो जल होगा वो विलायक हो जाएगा। तो यहाँ भी विलेय और विलायक होते हैं। अगर हम बात करते हैं वायु की, जो कि गैसीय विलयन है, तो वायु में हम जानते हैं वैसे तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख जो घटक है वो आपके होता है नाइट्रोजन का, जो अकेले 78% के आसपास होता है। तो इस स्थिति में जो विलायक होगा वो हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, और बाकी जो गैसेस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, जितनी भी गैसें हैं जिनकी मात्रा अल्प से लेके अति अल्प तक है, वो सारी गैसें हो जाएंगी विलेय। तो विलेय जो होता है वो एक पदार्थ भी हो सकता है और एक से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर पहले से 2 उदाहरण लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी भी उसमें देखेंगे तो जैसे अगर मैं बात करूं इसकी ठोस विलयन की, तो दोनों ठोस हैं, लेकिन अगर हम द्रव विलयन की बात करते हैं तो इसमें चीनी जो होती है वो ठोस होती है, और जो विलायक होता है वो जल यानी द्रव होता है। यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों ही गैसीय अवस्था में है। लेकिन टिंचर आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो टिंचर आयोडीन क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, आयोडीन और एल्कोहल का जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसको हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। फिर से ध्यान दें, आयोडीन और एल्कोहल का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। इसमें जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में होता है और विलेय का काम करेगा, और जो एल्कोहल है वो द्रव अवस्था में होता है और वो विलायक का काम करेगा। एल्कोहल की मात्रा ज्यादा ली जाती है और आयोडीन की मात्रा कम ली जाती है। ऐसे बात करते हैं हम कोक की, जिसे जनरली हम लोग कोल्ड ड्रिंक के रूप में कहते हैं सभी से कि कोल्ड ड्रिंक पी है, तो कोल्ड ड्रिंक को हम कोक या सोडा वाटर, सोडा जल भी कह सकते हैं, सोडा जल भी लोग पीते हैं अलग से। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैसियस होती है, गैसीय अवस्था में होती है, और वो विलेय होती है, और जो जल होता है वो विलायक होता है। यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाता है और इस प्रकार जो घोल बनता है वही हमारे लिए कोक या सोडा जल हो जाता है। ये बात है कि विलयन को अवस्था के आधार पर हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि विलयन को मैंने घुलनशीलता के आधार पर लिखा है। 2 प्रकार के विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। असंतृप्त विलयन में क्या होता है, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है वो संतृप्तता से कम होती है। अब इसको मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बताया भी था, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए जनरली हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिएगा कि हमने एक बर्तन में, मान लीजिए किसी ग्लास में हमने थोड़ा सा क्या ले लिया था, पानी ले लिया था। थोड़ा सा मैंने
पानी ले लिया था और इसमें हमने क्या किया था, ये तो विलायक हो गया, इसमें हमने चीनी मिलाई थी, इसमें हमने चीनी मिलाई थी, तो जो चीनी होगी वो विलेय हो जाएगी। अब आप थोड़ा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब इसमें हम चीनी की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं, चलिए वो थोड़े का मात्रा मान लेते हैं, कोई चम्मच ले ली मैंने, तो मैं 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाता हूँ और उसको थोड़ी देर चम्मच को ऐसे चला देता हूँ तो वो चीनी आसानी से उसमें घुल जाती है। घुलने का मतलब क्या हुआ कि जो जल के कणों के बीच का रिक्त स्थान है उसमें वो चीनी के कण आसानी से समावेशित हो जाते हैं, लेकिन दिखाई भी नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? उसका कारण है कि जब चीनी उसमें घुल जाती है तो जो विलयन के कण बनते हैं, विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनेगा विलयन, तो जो विलयन के कण हो जाएंगे वो कण अति सूक्ष्म होते हैं। मैंने बताया था 1 नैनोमीटर से भी कम उनका व्यास होता है और इतने सूक्ष्म कण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए मुझे विलयन में जब चीनी घोल दी जाती है तो मुझे कहीं भी चीनी नजर नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई, वो आसानी से घुल गई। फिर हमने क्या किया, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी और मिलाई तो वो भी थोड़ी देर में आराम से घुल गई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो विलायक है उसकी मात्रा निश्चित है, लेकिन जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसको अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि हम विलयन की सांद्रता को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो विलयन का कंसंट्रेशन है, जो उसकी सांद्रता है, उसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। सांद्रता का मतलब होता है किसी एक विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय कितना ज्यादा आपने घोला हुआ है, ये तय करेगा कि विलयन की सांद्रता कितनी है। अगर आपने विलेय ज्यादा लिया हुआ है तो विलयन की सांद्रता अधिक होगी। मान लीजिए मैंने 2 एक जैसे गिलास लिए, दोनों गिलास में मैंने पानी बराबर बराबर भर लिया, तो विलायक की मात्रा दोनों में समान है। अब एक में मैंने 1 चम्मच चीनी को घोल दिया और दूसरे गिलास में हमने 2 चम्मच चीनी को घोल दिया, तो दोनों ही गिलास में विलायक बराबर है, लेकिन विलेय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा पहले गिलास में 1 चम्मच और दूसरे गिलास में 2 चम्मच, यानी दूसरे गिलास में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो अधिक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो दूसरे पदार्थ में विलयन बना है उसकी सांद्रता अधिक है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा आप जितनी बढ़ाते जाएंगे सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद आप विलेय पदार्थ जब मिलाएंगे तो वो उस विलायक में घुलना बंद कर देगा। जैसे चीनी है, चीनी आप डालते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि चीनी के कण उसमें घुलना बंद कर देंगे और उसी अवस्था को हम कहेंगे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा विलयन जिसमें अब और ज्यादा विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, जो ताप है, जो टेम्परेचर है, वो मैंने नहीं बदला है, वो वही रखा है। एक निश्चित तापमान लिया है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, विलेय की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तब तो हमें एक ऐसी दशा मिलती है, एक ऐसी स्थिति मिलती है कि विलेय का घुलना बंद हो जाता है, तो वो संतृप्त विलयन बन जाएगा। लेकिन यदि ताप बदल देंगे तो संतृप्त विलयन की अवस्था भी बदल जाएगी। जैसे मान लीजिएगा कि हमने क्या किया कि तापमान ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस में 1 गिलास पानी में मैंने देखा कि जब हमने 5 चम्मच चीनी को मिला दिया तो उसके बाद और चीनी डालने पर वो चीनी उस पानी में नहीं घुल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस पर जो हमें ये विलयन मिला है ये संतृप्त विलयन है, यानी इसमें अब और ज्यादा चीनी नहीं घोली जा सकती। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसी टेम्परेचर को बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो निश्चित रूप से अब इसमें जो आप और चीनी डालेंगे वो भी घुल जाएगी। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे घुलनशीलता बढ़ रही है, विलेय पदार्थ और ज्यादा विलायक में घुलने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ताप के बढ़ाने से। अब ताप के बढ़ाने से ऐसा क्या हुआ होगा, आप लोग चिंतन जरूर कीजिएगा, मैं बता देता हूं। ताप के बढ़ाने से क्या होगा, जो कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी गतिशीलता बढ़ेगी, वो ज्यादा इधर उधर गति करेंगे, जिससे उन कणों के बीच की औसत दूरी यानी जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाएगा। यानी जो कण पहले इतनी दूरी पर थे औसतन, अब उनकी औसतन दूरी बढ़ जाएगी, यानी ये स्पेस बढ़ेगा।
और जब बीच का रिक्त स्थान बढ़ेगा तो सीधी बात है जो विलेय पदार्थ के कण हैं उनका और ज्यादा समावेशन हो पाएगा, वो और ज्यादा घुल पाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो घुलनशीलता होगी इस विलयन की बढ़ जाएगी। तो संतृप्त विलयन जो होता है वो एक निश्चित तापमान पर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि तापमान बदलेंगे तो घुलनशीलता बदल जाएगी, और घुलनशीलता बदल जाएगी तो संतृप्त विलयन फिर हमें दूसरी अवस्था में प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी फिर आप कितना भी कोशिश कीजिएगा वो नहीं घुलेगा, वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। लेकिन असंतृप्त विलयन में क्या है, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी जो विलेय पदार्थ रहेगा वो उस मात्रा से हमेशा कम रहेगा जो संतृप्त विलयन में है। अगर इसमें 5 चम्मच चीनी रहती है तब जाकर ये संतृप्त विलयन बनता है, तो 5 चम्मच से कम चीनी आप किसी भी विलयन में मिला देंगे तो वो आपका असंतृप्त विलयन ही रहेगा। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता का एक फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये एक नहीं बल्कि 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा हूं कि विलेय पदार्थ की मात्रा, विलायक की मात्रा, तो ये जो मात्रा है इस मात्रा को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। या तो हम मात्रा को द्रव्यमान के रूप में ले लेंगे या मात्रा को हम आयतन के रूप में ले लेंगे। सांद्रता निकालने के लिए जो आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेना है या आयतन लेना है, डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान लेना है या आयतन लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 100 का गुणा कर देना है। तो आपको सांद्रता जो होगी वो प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगी, परसेंटेज में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर 3 फॉर्मूले कैसे हैं आप थोड़ा ये भी समझ लीजिए। जैसे पहला फॉर्मूला बनेगा, उसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ले लेंगे और विलयन का हम आयतन ले लेंगे, या विलयन का भी हम द्रव्यमान ले लेंगे। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 100, एक फॉर्मूला हो गया। कब? जब हमें विलेय और विलयन दोनों द्रव्यमान के रूप में दिए गए हों। दूसरा क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ले लेंगे और विलयन का हम आयतन ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। ये तब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब हमें विलेय पदार्थ का तो द्रव्यमान दिया जाएगा लेकिन विलयन का हमें आयतन दिया जाएगा, उस स्थिति में ये हो जाएगा। तो तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि विलेय पदार्थ का आयतन लेना है और विलयन का भी आयतन लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली स्थिति में ऊपर भी द्रव्यमान रहेगा नीचे भी द्रव्यमान रहेगा, तो निश्चित रूप से जो भी हमारा आंसर निकल करके आएगा उसमें कोई मात्रक नहीं होगा, वो शुद्ध रूप से प्रतिशत में आंसर आएगा। दूसरी स्थिति में क्या बनेगा, ऊपर तो द्रव्यमान होगा लेकिन नीचे आयतन होगा, तो इस स्थिति में आपका जो आंसर निकलेगा उसमें ऊपर जो मात्रक होगा वो किसका होगा, द्रव्यमान का होगा, डिवाइडेड बाई नीचे जो मात्रक आएगा वो आयतन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में हम निकालेंगे जरूर लेकिन मात्रक के साथ निकालेंगे। तीसरा जो बनेगा उसमें आयतन है ऊपर नीचे, तो इसमें भी शुद्ध रूप से प्रतिशत में आंसर आ जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो विलयन होते हैं उनकी घुलनशीलता को ताप के द्वारा बदला जा सकता है। गर्म करने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है और ठंडा होने पर घुलनशीलता कम हो जाती है। जैसे हम आपको बता देते हैं, मान लीजिएगा कि हमने क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस पर इस ग्लास में मैंने 5 चम्मच चीनी को घोला था और ये संतृप्त विलयन बनके तैयार हो गया था। अभी क्या है कि पूरी की पूरी चीनी घुल गई है, न तो हमें चीनी दिखाई दे रही है, ठीक है, और न ही हमें चीनी के जमे हुए कण, यानी चीनी पूरी तरह से घुली हुई है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यदि इस टेम्परेचर को हम घटा देते हैं, मान लीजिए मैं 30 से घटा के 20 कर देता हूं, तो आप देखिए तापमान घटेगा तो घुलनशीलता भी घट जाएगी। परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा कि जिस घोल में आपको पहले चीनी नजर नहीं आ रही थी अब उसमें आपको चीनी के कण नजर आने लगेंगे, यानी चीनी जो है वो फिर से जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से विलयन जो है वो संतृप्त और असंतृप्त ये 2 भागों में बांटा जाता है, घुलनशीलता के आधार पर और अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के विलयन। आगे पढ़ेंगे कि विलयन के अलावा
हमें कोलाइड विलयन प्राप्त होते हैं और निलंबन प्राप्त होते हैं। तो निलंबन और कोलाइड विलयन कैसे बनते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं।